and that was the reason United Nations came into force in the year 1945. When we talk about United Nations, so United Nations has multiple organs. For example, it has the Secretariat, the Security Council, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। तो इसके टोटल 6 विंग है, जिसमें से 3 ये हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का जो मेन मकसद है, जो मेन पर्पस है, वो ये है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। बट क्वेश्चन यही आता है कि इंटरनेशनल लॉ होने के बावजूद भी, यूनाइटेड नेशंस होने के बावजूद भी, सिक्योरिटी काउंसिल होने के बावजूद भी, जो आज हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, क्या यूनाइटेड नेशंस फेल रहा है इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए? हालांकि ये डिबेट का टॉपिक है, हम इस पे चर्चा अभी नहीं करेंगे। अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे वो इवॉल्व हुआ है, कैसे एडवांस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसकी क्या हिस्ट्री रही है। अब हम आते हैं यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। सो ये जो यूडीएचआर है 1948 का, इट वाज in the history of world, this was the first international document, this was the first international legal instrument as far as universal human rights are concerned। तो पहली मर्तबा एक ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या आप लीगल इंस्ट्रूमेंट कह लो बनाया गया ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ ये एक अलग क्वेश्चन है, बट यस 1949 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया। अब हम उसके बाद में बात करते हैं कि जब कंट्रीज, जब नेशंस कोई अग्रीमेंट साइन करते हैं, अगर जो कोई कंट्री उस टर्म्स एंड कंडीशन को मानने के लिए मना कर दे तो क्या क्या रेमेडीज। तो इसके लिए क्या हुआ, वियना कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लॉ। तो वियना कन्वेंशन जो साइन हुआ वो 1969 में साइन हुआ। एक्चुअली इसका जो एनफोर्समेंट हुआ वो 1980 में हुआ। सो वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, इसका मेन मकसद ये था कि जब कोई कंट्री या नेशंस कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट या कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रीटी या कोई कन्वेंशन साइन करें तो उसमें एनफोर्समेंट होना चाहिए, उसमें बाइंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी अग्रीमेंट अगर जो हमने कर लिया है और उसमें बाइंडिंग फोर्स नहीं है, उसमें एनफोर्समेंट नहीं है, तो ऐसे लॉ का कोई मकसद नहीं होता है। तो वियना कन्वेंशन का ये मकसद था। अब हम आते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी में। जैसा कि हमें पता है कि 1992 के पहले जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो एक लैंड लॉक्ड इकोनॉमी थी। ना तो इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट इतनी फ्रीली तरीके से होता था, बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो एक लाइसेंस राज की कैटेगरी में आता था। 1992 के पहले हमें कोई भी बिजनेस करने के लिए हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, इसलिए ये लाइसेंसी राज कहलाता था। तो उस समय 1992 में जब मनमोहन सिंह